तो क्लास यहां से इसकी वैल्यू क्या बची, देखिए √2 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो गया, 2p² हो गया। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, p का स्क्वायर p² हो गया, प्लस p² प्लस यहां से देखिए 2√2 p इंटू पी क्या हो गया p²। और cos 135 की वैल्यू या तो आप कैलकुलेटर से पुट कर लीजिए, यदि अलाउड है कैलकुलेटर, नहीं है तो आप कैलकुलेटर की बजाय आप लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं cos 135 की वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इफ मल्टीपल ऑफ 90, इफ मल्टीपल ऑफ 90, तो याद रखिएगा इफ इवन मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, इफ इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो यहां पर लिख लीजिए नो चेंज, और इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो लिख लीजिए चेंज। इसका मतलब बताऊंगा, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके समझ लो, हर एक फंक्शन की वैल्यू निकाल लोगे। देखो, और इवन की मैं बोल रहा हूं कि तुम 135 की नहीं, चाहे 1035 की हो तब भी तुम वैल्यू इसी तरीके से निकालोगे और वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां से cos 135 को यदि लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 45 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, यहां पर मल्टीपल है इसका 1। तो देखो जब 90 का तुम्हारे पास ऑड मल्टीपल होगा तो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्या चीज, क्या चीज चेंज की बात कर रहा हूं, यहां पर जो चेंज होगा वो आपके पास फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कौन सा होता है, साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट, ये आपके क्या है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मतलब क्या हुआ कि आप cos 135 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यदि ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा, साइन 45 डिग्री। बात क्लियर है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है वो देखिए, देखिए 90 प्लस 45 तो 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस में 45 जैसे ही हुआ वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन की वैल्यू आपकी क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। तो आप इसको बिल्कुल सेम रखिए पॉजिटिव। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं, साइन की वैल्यू देखते हैं, उनको साइन की वैल्यू नहीं देखना है, उनको वैल्यू कौन सा देखना है, जो आपका मेन फंक्शन होता है। और मेन फंक्शन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, मतलब कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/√2। क्यों, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और माइनस में। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, यदि कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, एक आध क्वेश्चन में और करवा दूंगा। देखो cos 135 की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी, cos 135 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 45। ये वाला काम मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि मुझे इस चीज का पता करना है कि ये चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो मुझे पता चला कि 135 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 90 को, तभी ये 135 बनेगा। ठीक है, तो 90 इंटू 1 जैसे ही हुआ तो मुझे पता है कि 90 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। और ऑड मल्टीपल के अंदर हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। चाहो तो लिख लो, साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। जस्ट उल्टा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। ये लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में। मैं इसको दोनों तरफ एरो हेड बना देता हूँ, ये इसमें ये इसमें। टेन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। सीकेंड थीटा चेंज होता है कोसिकेंड थीटा में, और कोसिकेंड थीटा चेंज होता है सीकेंड थीटा में। ठीक है, तो यहां से कॉस चेंज हो गया किस चीज में, साइन में, साइन 45 डिग्री। देखो एक काम हो गया हमारे पास फंक्शन को चेंज करने वाला, दूसरा काम होता है कि जो आपकी मेन वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो हमें पता है कि 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि 90 के सारे क्वाड्रेंट होते हैं, 90 90 90 90। तो 135 कौन सा में, सेकंड में। क्यों, क्योंकि पूरा कितना जीरो यहां से स्टार्ट होता है, और यहां पर कितना हो गया 180।
तो 35 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर, तो कहाँ हुआ, सेकंड में, और सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या पुट करेंगे, cos 135 की जगह माइनस का 1/√2। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से कितनी वैल्यू बची देखिए, रूट ऑफ 2p² प्लस p² माइनस का 2p²। तो यहां से ये कैंसिल आउट, कितना बचा, √p², और इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचा, p। मतलब कि r की वैल्यू जो आई वो किसके बराबर आई आपके पास, p के वैल्यू के बराबर है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं कि हमारी क्या वैल्यू आती है, क्या वैल्यू नहीं आती है। हमारे पास ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब कि हमारे पास जो आर है उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि जो अल्फा होता है वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स f2 sin थीटा डिवाइड बाई f1 प्लस f2 cos थीटा। पुट कीजिए, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स f2, f2 कितना है आपके पास, p, p sin थीटा कितना है, थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल 135 डिग्री, डिवाइड बाई f1 कितना है आपके पास, गिवन है क्या, गिवन है p√2, कितना, p√2 प्लस f2 कितना है, p cos 135 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से सेम, अभी तक हम लोगों ने cos 135 की वैल्यू निकाल के पुट किया था, अब एक बार sin 135 वैल्यू निकाल के मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, तुम लोग निकालो। मैं यहां पर एक बार मैं खुद भी निकालता हूं, तुम लोग भी निकालो। ठीक है, तो यहां से देखो sin 135 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 प्लस 45। अब देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1, मतलब क्या हुआ, फंक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, चेंज होगा, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है। तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, cos 45 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है, साइन, और साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/√2। तो यहां पर लाके पुट कर देंगे वैल्यू को, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स p, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2 डिवाइड बाई p√2 प्लस p, और cos 135 की वैल्यू माइनस का 1/√2, तो माइनस का 1/√2 मल्टीप्लाई में है, याद रखना। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स p/√2, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बचा, एलसीएम लोगे तो 2p, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2p, माइनस का p, और डिवाइड बाई √2, ये बचेगा। एलसीएम कितना हो गया, √2, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2p माइनस का p डिवाइड बाई √2, ये कैंसिल आउट, कितना बचा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स p/p, देख रहे होगे यहाँ पे p बचा है और 2p माइनस p क्या बचा, p, तो ये कैंसिल आउट, कितना बचा, tan इनवर्स 1, कितना बचा, tan इनवर्स 1। और 1 tan की किस डिग्री पे वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने, तो कितने पर होता है, tan इनवर्स tan 45 डिग्री। तो यहां से ये देखो -1 है, इनवर्स है ये, और ये क्या है 10, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम लोग काट के नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये क्या आ गया आपके पास, डायरेक्शन आ गया। मतलब क्या हुआ कि यहां पर समझाने के लिए मैं बताऊं, तो F1 ये था, F2 ये था, और जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर लाई करेगा, पहली फोर्स के साथ 45 डिग्री के ऊपर लाई करेगा, और जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, P आई, और ये एंगल कितना बना, 45 डिग्री। याद रखना, डेरिवेशन को अच्छे से समझ के चलना, कि जो मैंने आपको बताया था, रिजल्टेंट जो मैंने बताया था, वो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन जो था, अल्फा था जो, मतलब वो किसके साथ बनता है, F1 फोर्स के साथ बनता है। एक बार डेरिवेशन 2 पेज पलट के देख लो, क्या किसके साथ बनता है, F1 के साथ बनता है, इसलिए मैंने 45 को F1 के साथ दिखाया। ठीक है, यदि F2 के साथ बनता तो मैं यहां पर दिखाता इसको। समझे नहीं समझे, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नोट करो,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो बस वैल्यू के हिसाब से, यदि आप इसको कैलकुलेटर में भी वैल्यू रख के करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ two concurrent forces is perpendicular to the smaller force. And angle between the forces is 120 degree. If the bigger force is 60 Newton, find the smaller force. क्लास क्वेश्चन को समझ के चलना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेज, कॉन्करेंट फोर्स समझ गया ना, जो एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है, दो फोर्सेज हैं, दो कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। बात कुछ समझ में आई? दो फोर्स है, मान लो एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि उनके बीच का एंगल कितना है, यदि गिवन है तो हम लोग देख लेते हैं। एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज 120 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, हम लोग को मिल भी गया कि मान लीजिए कि F1 फोर्स ये है और F2 फोर्स कितना है, ये है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल जो है वो 120 डिग्री है, और 120 मतलब 90 से ज्यादा ही होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। मतलब सीधा सीधा मैं बोलना चाहूं तो F1 बड़ी फोर्स होती है, तो F2 क्या हो गया, स्मॉलर फोर्स, और जो रिजल्टेंट है वो क्या है, स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब दिस इज योर आर। क्लास क्लियर है? और यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ गए ना? चलो, अब ये क्या बोल रहा है, इफ द बिगर फोर्स इज 60 न्यूटन, मतलब F1 विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन, फाइंड द स्मॉलर फोर्स, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पर थीटा की वैल्यू आप लोग मुझे बताइए कितना हुआ, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 120, ठीक है, ये हो गया। यदि मैं बोलना चाहूं, अल्फा भी बता सकते हो, अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, बड़ी वाली फोर्स के साथ। तो यहां से अल्फा कितना हो गया आपके पास, पूरा कितना है 120 डिग्री, 90 डिग्री इतना पोर्शन है, कितना, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री है, ये वाला कितना है 120 है, तो ये वाला कितना बच गया 30 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, तुम F2 निकालना चाहते हो, F2 को निकालने के आपके पास दो तरीके, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम लोग पहले ये वाला तरीका यूज करते हैं, R इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। देखो, तुम्हारे पास R की वैल्यू पता है, नहीं पता है, F1 की वैल्यू पता है, पता है, F2 की वैल्यू पता है, नहीं पता है, यहां से भी F1 का हो जाएगा, F2 नहीं पता है, थीटा की वैल्यू पता है। देखो, अब मैं तुम्हें पता है ये वाला मैंने इक्वेशन क्यों लिखा, इक्वेशन इसलिए लिखा क्योंकि तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ कि हम ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर पाएंगे।
देखो, यदि मैं बोलूं कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मान लो ये कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, क्या तुम मुझे यहां से x और y की वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते, मतलब कि कंप्लीट वैल्यू तुम नहीं बता सकते। ठीक है, तुम x और y की फॉर्म में ही बताओगे, लेकिन रियल में जो पर्टिकुलर वैल्यू है तुम वो नहीं बता सकते। मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए होती हैं। ये बात सही है ना? मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 6y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 मान लो। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये हो गया, तुम क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो गया 6 हो गया इक्वल्स टू 0, फिर यहां से साइन चेंज करोगे तो यहां से x और y की वैल्यू को निकालोगे। यही काम करते हो। मतलब मैं सीधा सीधा क्या बोलना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स क्या बोलता है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स तुम्हें निकालने हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, तुम्हारे पास वेरिएबल्स कितने, 2, ना तुम्हें r पता है ना ही तुम्हें f2 पता है, और इक्वेशन कितनी है तुम्हारे पास, एक। वेरिएबल 2, x और y दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन कितनी है, एक। तुम यहां से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहां से देखो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स f2 साइन थीटा डिवाइड बाई f1 प्लस f2 कॉस थीटा। यही मतलब है। तो यहां से इसको उठा के इधर लेकर आओ, तो ये कितना हो गया, टेन अल्फा कितना हो गया, f2 साइन थीटा डिवाइड बाई f1 प्लस f2 कॉस थीटा। अब देखो यहां से तुम्हें अल्फा की वैल्यू पता है, यदि मैं ऊपर वाले से भी देखना चाहूं तो अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, f1 की वैल्यू तुम्हें पता है, f2 नहीं पता। मतलब तुम्हारा वेरिएबल कितना, एक, और एक ही इक्वेशन, तुम यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो तुम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, टेन इनवर्स को इधर लेकर आया। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, करो। कितना बचा, टेन अल्फा, अल्फा कितना है 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू f2 कितना आपके पास नहीं पता है, तो f2 को एज इट इज f2 रहने दो। साइन थीटा, थीटा कितना है आपके पास 120 डिग्री डिवाइड बाय f1 कितना है 60, f1 की वैल्यू कितनी 60, प्लस f2 की वैल्यू आपको नहीं पता cos 120 डिग्री। यही बचा। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है या फिर जिसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है आप लोग निकाल लीजिए। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू f2, या फिर एक काम कीजिए, आप यहां से साइन 120 की वैल्यू निकालिए। कितना निकालोगे, साइन 90 प्लस 30 कितना हुआ, 90 का ऑड मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ cos 30, cos 30। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यहां से क्या हुआ आपके पास cos 30 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन, जो मेन फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2। तो हमारे पास साइन 120 की वैल्यू मिल गई, 120 की वैल्यू मिल गई कितनी √3/2। यहां से आप लोग cos 120 की वैल्यू निकाल लीजिए, cos 120 इज इक्वल्स टू कितना, cos 90 प्लस 30, तो 90 का ऑड मल्टीपल कितना बचा, साइन 30 डिग्री। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, cos, cos कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसा है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का। तो कितना बचा, माइनस का साइन 30 की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2। अब ये निकालना सीख जाओ, तो इसकी वैल्यू कितनी √3/2 f2 डिवाइड बाई 60, इसकी वैल्यू कितनी 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, तो कितना हो गया माइनस का 1/2 f2। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं अब। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी बची देखो, ये किसके बराबर था, टेन 30 डिग्री का, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो कितना हुआ 1/√3 इज इक्वल्स टू
√3/2 F2, एलसीएम लोगे तो कितना हुआ 120 माइनस का F2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, कितना हुआ 120 माइनस का F2 इज इक्वल टू √3 इंटू 3 कितना, √3 इंटू √3 कितना 3F2, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 120 इज इक्वल टू 4F2, तो यहां से F2 की वैल्यू कितना 120 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना बचा F2 की वैल्यू 30, तो F2 की वैल्यू कितनी बची 30 न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग को निकालना यही था, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो समझे ना, तो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, एक इक्वेशन थी लेकिन दो वेरिएबल थे, सेकेंड वाले इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप ये चीज समझना सीख जाइए, आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे। यदि इसमें दिक्कत लग रही है वैल्यूज को निकालने में, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लो या फिर कैलकुलेटर का यूज करना सीख लो, दोनों ही काम कर सकते हो। ठीक है, देखो कैलकुलेटर का यूज करना आसान होता है, इसलिए मैं तुम्हें कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें लोगों को मैथमेटिकल तरीका समझा रहा हूँ कि तुम लोग यदि कोई एंट्रेंस है, यदि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी भी हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर अलाउड नहीं करते हैं, तो आप लोग इस चीज को याद रखें, हम कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि यदि तुम्हें ये चीज आता है कैलकुलेटर से निकाल लोगे, लेकिन यदि तुम्हें कैलकुलेटर आता है तो ये चीज नहीं निकाल सकते हो, ये बात याद रखना। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द मैग्नीट्यूड, खासतौर पर सेशनल्स वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत कॉमन है, तो इवन फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज सच दैट if they act at right angles, their resultant is √13,000, and when they act at an angle of 60 degree, their resultant is √19,300 Newton. Determine the magnitude of the two forces. क्लास ए क्वेश्चन देखिए, याद रखना कि एंट्रेंस के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में रियल में कुछ नहीं है, और मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ सब्जेक्टिव पेपर में भी ये क्वेश्चन क्यों आता है, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का क्यों आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होता है, बस इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यदि एंट्रेंस की बात करूं तो एंट्रेंस में क्यों आता है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होता है, और दूसरी चीज ये कि कॉमन एंट्रेंस होता है, इसलिए पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि जिसको तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो दोनों ही लॉजिक है इस क्वेश्चन को देने का। ठीक है, तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत, तो कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को क्वेश्चन करना ही है। अब देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज सच दैट, कि आपके पास दो फोर्सेज हैं, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है इस तरीके से
इफ दे एक्ट एट राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज √13,000। मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज हैं, यदि वो दोनों फोर्सेज 90 डिग्री पर लगती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आता है, इतना। बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक बार मैं तुम्हें समझाता हूं। एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देयर रिजल्टेंट इज √19,300। मतलब सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो कि यदि आपके पास दो फोर्सेज हैं, उन दो फोर्सेज को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें वही किया है। एक बार उन दोनों फोर्सेज के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, एक बार उन दोनों फोर्सेज के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। यदि मैं एंगल के बीच की, मतलब कि दोनों फोर्स के बीच के एंगल की ही वैल्यू चेंज कर दूंगा तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वही बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहले केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है और केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है। मैं दोनों ही केस समझाता हूं आपको। पहला केस बोल रहा है कि यदि उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। F1 और F2 के बीच का जो एंगल है, मतलब थीटा बोल सकता हूं, वो कितना है, 90 डिग्री है। दूसरे केस में बोल रहा है कि जो आपके पास F1 और F2 है उनके बीच का जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस केस में जो रिजल्टेंट आपके पास आता है वो आता है √13,000 न्यूटन, ये वाला। ठीक है, और इस केस में जो रिजल्टेंट आपके पास आता है वो आता है √19,300। सबको पता है कि यदि एंगल चेंज हुआ, फोर्स का डायरेक्शन मतलब चेंज हो गया, तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो इसलिए रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास अलग अलग रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? चाहो तो मैं इसको R1 और R2 भी मान सकता हूँ, θ1 और θ2 भी मान सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का थीटा हमारे पास सेम नहीं है, दोनों का R हमारे पास सेम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द या फिर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। समझे? क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स के लिए जो F1 और F2 है वो क्या है, सेम है। मतलब आपको F1 की वैल्यू भी निकालनी है और आपको F2 की वैल्यू भी निकालनी है। F1 की वैल्यू भी और F2 की वैल्यू भी, दोनों ही वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या? R इक्वल्स टू, इसको मैं सेंटर में लिखता हूं क्योंकि हमारे लिए दोनों के लिए फॉर्मूला कॉमन रहेगा। क्या? R इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब तो याद हो जाना चाहिए ये। ठीक है, तो यहां से देखो इस वाले केस में वैल्यू जो आती है वो R की क्या आती है, देखो F1 हमें नहीं पता, F1 स्क्वायर हो गया। F2 नहीं पता, F2 स्क्वायर हो गया। 2F1 F2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, R1 के लिए वैल्यू कितनी हो गई, √13,000। ठीक है, सेकेंड केस के लिए मैं बात करूं तो कितनी वैल्यू हो गई, देखो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया, यहां पे पुट करना है आपको। 19,300 इज इक्वल्स टू, यहां पर देखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना आपका, 60 डिग्री। मेरी बात को समझे ना? दोनों ही केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अलग अलग केस के लिए। एक बार R1 था और एक बार हमारे पास R2 था। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हुआ, दोनों का रूट कैंसिल आउट हो गया, इधर भी रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 विल बी इक्वल्स टू 0। पता है ना ये बात? तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कितना हो गया, 0। समझे? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा फैक्टर क्या, 0। तो यहां पर क्या बचा, 13,000 की वैल्यू क्या बची, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? आपका टारगेट क्या है, F1 और F2 की वैल्यू निकालना। और मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन लेंदी होता है, इसलिए पूछते हैं ये लोग कि आप लोग गलती करें और आपके मार्क्स कटे। ठीक, यहां से देखो कितना हुआ,
19,300 इज इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 कैंसिल आउट। तो यहां से कितना बचा 19,300 इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा f1 इंटू f2, ये बच गया। अब सुनो, यहां तक हर एक बच्चा कर लेता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसके बाद तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। ठीक है, देखो दिक्कत कहां पर आती है, वो लोग क्या करते हैं कि यहां पर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट यूज करना बताऊंगा। ठीक है, कैसे तुम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मैं यहां पर क्या करता हूं कि इसकी वैल्यू को उठाकर, मान लो कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करते हैं, तो कितना हुआ 19,300 इज इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 13,000। तो कितना हुआ 13,000 प्लस में f1 f2, कितना हुआ f1 f2। तो देखो यहां से f1 f2 की वैल्यू कितनी बच गई, 13,000 को माइनस करोगे तो कितना हुआ 6,300, 6,300 हो गई। अब देखो यहां तक करने के बाद तुम लोग को पता है क्या करना है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि तुम्हें एक बार f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर खोलना है और f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर खोलना है। उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। देखो ये काम करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये तुम्हें याद करना है। क्या याद करना है कि एक बार f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर खोलो, ठीक है, और एक बार f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर खोलो। ठीक है, तो देखो यहां से जब तुम इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हुआ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। cos थीटा पे लिख दूं क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो रिजल्टेंट बन जाएगा फिर, समझे ना। तो ये क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर किया हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे वैल्यू पुट करो, कितना हुआ इस पूरे की वैल्यू 13,000 प्लस 2 f1 f2 की वैल्यू कितनी हो गई 6,300। तो यहां से क्या हुआ f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर लो 13,000 प्लस में ये कितना हो गया 126, तो कितना टोटल वैल्यू कितना हो गया 000,006,5 तो 256,000। ठीक है, 25,600 हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आई। यदि मैं यहां से बोलना चाहूं तो यहां से f1 माइनस f2 की वैल्यू कितनी आ गई √256,000। मतलब क्या लिख सकते हो 256 किसका होता है 16 का, तो ये कितना हो गया 00 की वजह से क्या होगा ये प्लस माइनस 160 हो गया। समझ में आ गया, f1 माइनस f1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस माइनस 160 आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कीजिए यहां से f1 माइनस f2 की वैल्यू निकालिए, मैं ऊपर रफ कर देता हूं। यहां से आप यदि f1 माइनस f2 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हुआ f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओपन कीजिए f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर प्लस माइनस 2f1 f2, और कुछ भी होगा क्या, हो गया इतना। ठीक है, अब एक काम कीजिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, कितना हुआ इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपके पास 13,000, तो 13,000 माइनस का 2 f1 f2 की वैल्यू कितनी 6,300, कितनी वैल्यू बची 13,000 माइनस का 126,000, ये क्या बचा f1 माइनस f2, तो ये वैल्यू कितनी बची 400। तो यहां से f1 माइनस f2 की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे स्क्वायर रहेगा
4400 तो प्लस माइनस कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर 400। समझ में आ गया। तो देखो आपको एक ये स्टेप याद करना है, एक ये स्टेप याद करना है। तो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप यूज करके बाय द एलिमिनेशन मेथड F1 और F2 निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, F1 माइनस F2 या फिर प्लस ले लो पहले, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 160 और F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 20। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 2F1 इज इक्वल्स टू 180। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 90। ठीक है, सारी की सारी फोर्स किस में है न्यूटन में है, तो ये भी किस में आ गया न्यूटन में। ठीक है, अब या तो आप F1 की वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर इसको दोबारा से वैसे सॉल्व कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये काम करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कितना हुआ, F1 की वैल्यू कितनी है 90 प्लस में F2 इज इक्वल टू कितना 160। तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आ गई 70 न्यूटन। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो एक बार हमारे पास क्या आ गई 90 न्यूटन आ गई, दूसरी क्या आ गई हमारे पास 70 न्यूटन आ गई। सिमिलरली अब देखो अभी तक जो मैंने यूज किया है कि जब फोर्स की वैल्यू कैसी थी पॉजिटिव थी, तो मैंने दोनों के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर को ही मैंने क्या किया है यूज किया है। एक बार आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर को भी यूज कर लीजिए। तो नेगेटिव फैक्टर यूज करेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन पेपर में करके दिखा देना उसको। ठीक है, एंट्रेंस वालों को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कितना हुआ, इफ फोर्स इज नेगेटिव, इफ फोर्स इज इन नेगेटिव डायरेक्शन दिखा दो, इज इन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन। तो F1 माइनस F2 या फिर F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 160 और F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का कितना बचा आपके पास माइनस का 20। तो देखो कितना हुआ कैंसिल आउट, कितना हुआ 2F1 इज इक्वल टू कितना माइनस का 180। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 90। समझे, बस जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई और कुछ नहीं। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में गई तो नेगेटिव, वाई के ऊपर गई तो पॉजिटिव, नीचे आई तो नेगेटिव। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है या फिर फोर्स का नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स है आपकी, बस। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा सेम रहेगा। अब इसकी वैल्यू उठा के किसी में पुट कर दो तो कितना हुआ माइनस का 90 प्लस का F2 इज इक्वल टू माइनस 60। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, इधर लेकर आओगे तो माइनस का 70 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 70 न्यूटन। समझे, तो मतलब क्या था ओवरऑल आपके पास दो इक्वेशन थी। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन थी, क्या क्या, एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन थी, एक ये वाली इक्वेशन गिवन थी जहां पर आपके पास F1 और F2 की वैल्यू गिवन थी और उसका एंगल गिवन था, और आपके पास क्या गिवन था रिजल्टेंट गिवन था। दूसरे तरफ क्या था F1 और F2 की वैल्यू नहीं गिवन है, दोनों में से एंगल की वैल्यू गिवन है और रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है। इन टोटल फैक्टर्स को यूज करके हम लोगों ने क्या निकाला F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। समझे मेरी बात को। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं सुनो, वो लोग यहां तक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनना, अब मैंने यहां तक करवा दिया, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कुछ भी आगे, बस मैं समझा रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं, तुम भी यही करोगे कि सर आपने इतना काम क्यों किया, करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सुनो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि 19,300 हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, वैसे भी F1 F2 की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि सीधा इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे कि यहां से F1 की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से F1 की जो वैल्यू निकली वो कितनी बची 13,000 माइनस में F2 का स्क्वायर का रूट, वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो कितना हुआ देखो 13,000 माइनस में F2 का स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में F2 इज इक्वल टू 6300 का होल स्क्वायर। देखो उनका करना गलत नहीं है, उनका करना बिल्कुल सही है,
लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है कि जब तुम यहाँ पर, अभी देखो हम लोगों ने क्या किया, F1 की वैल्यू को पुट किया, कहाँ है F1 की वैल्यू, यहाँ पर, ये रही 13,000 माइनस में F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो तुम लोगों ने F1 की जगह पुट किया और इसका जो होल स्क्वायर है, मुझे यही गलती लग रही थी, इसका होल स्क्वायर तुम लोगों ने यहाँ नहीं किया, यहाँ पर आएगा, होल स्क्वायर किया तो मान लो कि इसका जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो ये F2 स्क्वायर बनेगा, और F2 स्क्वायर और F2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये F2 की पावर 4 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना हमारे लिए इजी रहता है, लेकिन पावर 4 को सॉल्व करना हमारे लिए टफ रहता है। यदि तुम इसको सॉल्व कर पाते हो, तुम्हें आता है, तो तुम इस तरीके से कर लो, आंसर इधर से भी आ जाएगा। तुम क्या करो, यहाँ से वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करो। लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये लेंथी मेथड जरूर होता है थोड़ा सा, लेकिन आपके पास इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस आपके पास कम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरेललोग्राम का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पैरेललोग्राम के लिए, उसके बाद हम लोग आगे पॉलीगन के लिए चलते हैं। फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो यही अच्छा क्वेश्चन है, ले लेते हैं ये वाला। लिखो, two forces equal to 2p and p respectively act on a particle. If the, अब ये कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है कि दो फोर्सेज हैं इक्वल टू 2p एंड p, किसी भी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है। उसके बाद बोल रहा है if the first be doubled and the second BTE 2012 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एंड द सेकेंड increased by 12 Newton, the direction of the resultant is unaltered. Find the value of p. Find the value of p. क्लास ये क्वेश्चन ना समझ के चलना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास दो फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज इक्वल टू 2p एंड p। ठीक है, दो फोर्सेज हैं 2p और p, और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप F1 किसको मानेंगे और F2 किसको मानेंगे। किसको मानेंगे? F1 जो बड़ा होगा। तो मतलब सीधा सीधा बोलना चाहूं तो आपके पास दो फोर्सेज है, एक F1 और एक F2। F1 की जो वैल्यू है दिस इज द 2p और F2 की जो वैल्यू है दिस इज द p। ठीक है, रेस्पेक्टिवली एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब सुनो, अब ये कंडीशन बोल रहा है इफ द फर्स्ट बी डबल्ड, यदि पहली फोर्स को डबल कर दिया जाए, एंड द सेकेंड इज इंक्रीज बाय 12, और p के अंदर 12 जोड़ दिया जाए, ये मतलब हुआ ना, एंड द सेकेंड इज इंक्रीज बाय 12 न्यूटन, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। तो जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मेरी बात समझिए क्या बोल रहा है। एक केस में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो F1 है और F2 है उसकी वैल्यू ये है, टू फोर्सेज इक्वल टू दिस एंड दिस एक्ट ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, सेमी कॉलन के बाद दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट बी डबल, मतलब केस नंबर 1, एंड केस नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है
कि जो f1 की वैल्यू है मेरे भाई, उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और जो f2 है उसमें क्या कर दिया गया है, 12 उसमें ऐड कर दिया जाए, जितनी वैल्यू है उसके अंदर 12 जोड़ दिया गया है। समझ गए मेरी बात को? पक्का समझ गए? नहीं समझे? ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये 2p है, और मुझे नहीं पता कि p कितने डिग्री पर है, मैं मान लेता हूं यहां पर लाई कर रहा है, दिस इज द 2p। इसका रिजल्टेंट में मुझे नहीं पता कहां पर लाई कर रहा है, मैं मान लेता हूं यहां पर, ठीक है, दिस इज द r। अब देखो सिमिलरली मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो दूसरी वाली फोर्स है 4p, वो मैं मान लेता हूँ वो यहाँ लाई कर रही है, और इसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता कहाँ पे लाई कर रही है, मैं इसको मान लेता हूँ कि वो लाई कर रही है यहाँ पर, इससे भी थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, p+12 हो गया। समझे? रियल में मैं इसका डायग्राम बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन पेपर में या फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन ये है कि जहां पर ये रिजल्टेंट लग रहा है, जितने डिग्री के एंगल के ऊपर लग रहा है, मतलब वो क्या है, इसका सेम है। समझे मेरी बात को? मैंने क्या बोला, मुझे F1 और F2 की डायरेक्शन मेरे भाई नहीं पता, ना इसमें पता ना इसमें पता, लेकिन मुझे एक चीज गिवन है कि द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब होता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, जो डायरेक्शन इसमें थी वही डायरेक्शन इसमें थी। तो अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर सुनो, अब हम लोग एक काम तो क्या कर सकते हैं, आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। इसके लिए भी हम लोग आर वाला फॉर्मूला निकालें और दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? यदि कोई कर भी रहा है ना तो बिल्कुल गलत कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बोला है कि जो डायरेक्शन है, मतलब आपके पास जो अल्फा जो निकलेगा tan इनवर्स f2 sin थीटा डिवाइड बाई f1 प्लस f2 cos थीटा, वो क्या है, दोनों ही केस के लिए जो है वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर इस अल्फा को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये लॉजिक बताने का क्या था कि हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन के बजाय मैग्नीट्यूड बोल दे कि मैग्नीट्यूड उनका बराबर है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो सुनो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन वाला फॉर्मूला क्या हुआ, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स f2 sin थीटा डिवाइड बाई f1 प्लस f2 cos थीटा। दोनों के लिए ही अप्लाई करो। कितना हुआ, या तो अल्फा को इधर ले, tan इनवर्स को इधर लेके आ जाओ, नहीं लाना चाहते तो मत लेकर आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा दोनों तरफ से सेम रहेगा, तो कितना रहेगा, tan इनवर्स f2 की वैल्यू कितनी, 2p sin थीटा। थीटा हमें नहीं पता, एज इट इज रहने दो। f2 की वैल्यू कितनी है, p है ना, f2 की वैल्यू कितनी है, p। ध्यान रखा करो भाई, गलती मत किया करो, ये p। f1 की वैल्यू कितनी, 2p प्लस f2 की वैल्यू कितनी, p cos थीटा। ये पहले केस के लिए हुआ। सेकेंड केस के लिए निकालो, क्या बचेगा, अल्फा इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स f2 कितना, p प्लस 12। याद रखना ये पूरी एक वैल्यू है, तो यहां पर क्या लगेगा, ब्रैकेट साइन थीटा डिवाइड बाई f1 कितना, 4p। तो f1 प्लस f2 कितना, p प्लस 12 इंटू में cos थीटा। समझ में आ गया? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये काम करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अल्फा सेम गिवन है। तो यहां पर लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि देखो, अल्फा से कंपेयर करोगे तो क्या हुआ, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर ही बचेगी। तो क्या हुआ, p sin थीटा
इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, पी साइन थीटा डिवाइड बाई 2p प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 12 ब्रैकेट में साइन थीटा डिवाइड बाई 4p प्लस p प्लस 12 इंटू में कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या किया मैंने? दोनों की या तो इसको इधर लेके चले जाओ tan अल्फा बन जाएगा, इधर लेके जाओ tan अल्फा बन जाएगा। कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल आउट, केवल राइट हैंड साइड एक दूसरे को बराबर बचेगी। ठीक है, तो यहां से देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना बचा p अपॉन, यहां से भी p कॉमन ले लो, कितना बचेगा p इंटू 2 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचा p प्लस 12। नीचे क्या करोगे, इसको या तो सॉल्व कर लो या फिर ऐसे के ऐसे रहने दो। एक काम करते हैं हम लोग, अभी इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट, या फिर कर ही लीजिए, कैंसिल आउट भी हो सकता है यहाँ पर। तो 4p प्लस में p cos थीटा प्लस 12 cos थीटा, ये बच गया। अब देखो p से p कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बचा 4p प्लस, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना हुआ 4p प्लस p cos थीटा प्लस 12 cos थीटा। समझ में आ गया? इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया, इज इक्वल्स टू p प्लस 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा लीजिए, कितना हुआ p प्लस 12 इंटू में 2 प्लस cos थीटा। करो अब इसको सॉल्व, कितना हुआ 4p प्लस p cos थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू, कंपेयर करोगे तो कितना बचेगा, ये इक्वल्स टू 2p प्लस p cos थीटा प्लस 24 प्लस 12 cos थीटा। अब देखो ये कट रहा होगा, कट गया, p cos थीटा से p cos थीटा कैंसिल, कट गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो कितना बचेगा 2p इक्वल्स टू 24, तो p की वैल्यू कितनी बची 12 न्यूटन। समझ में आ गया? तो p की वैल्यू न्यूटन में गिवन है, सारे फोर्सेज किस में गिवन है, न्यूटन में गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको न्यूटन ले लिया। तो p की वैल्यू भी कितनी बची आपके पास 12 न्यूटन बची, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। समझ में आया क्लास? ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन गिवन थी और बोला हुआ था कि उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम है। तो मैंने दोनों का रिजल्टेंट के तरीके से डायरेक्शन निकाला, दोनों का रिजल्टेंट के तरीके से डायरेक्शन निकाला अल्फा अल्फा, और फिर दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व किया है। बस आप मेन कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, अब हम लोग पॉलीगन के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। चलो इसको एक काम कीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पॉलीगन का क्वेश्चन लिखिए। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, यदि नहीं पड़ती है तो एंट्रेंस के अंदर भी इसकी वैल्यू आपको गिवन मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो होती है वो थोड़े एंगल्स का थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा यूज होता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। तो ये क्या रहा आपका पॉलीगन लॉ, थ्योरी पढ़ लिया है ना आप लोगों ने इसका, थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the resultant of 5 concurrent forces.
एंड कोप्लेनर फोर्सेज। फोर्सेज as shown in figure। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आप लोग बना लीजिएगा। कितना फोर्स हुआ? 1 2 3 4। एक फोर्स कहां पर है? अच्छा यहाँ पर है। चलिए आप बना लीजिए आप, ठीक है। 3P, ठीक है। इस लाइन का हमारे पास कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब इसको फटाफट बना लीजिए। आपके पास ये हो गया 2P हो गया, ये P हो गया, ये 4√3P हो गया, ये आपका 5√2P हो गया, ये 3P हो गया, ठीक है। क्लास ये क्वेश्चन नोट कर लिए। अब सुनो क्लास, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 5 कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेज। कुछ है ही नहीं, सीधा मतलब क्या दिख गया कि जहां पर 2 से ज्यादा फोर्स होंगी आप लोग क्या यूज करेंगे? पोलीगन लॉ यूज करेंगे। सीधा सीधा पहचान है। यदि 2 फोर्सेज हैं तो क्या यूज करोगे? पैरेललोग्राम। 2 से ज्यादा यूज हैं तो क्या यूज करोगे? पोलीगन। सीधा सा मतलब है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं होता है, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। अब सुनिए, अब ये क्या बोल रहा है? सबसे पहला तुम्हारा बेसिक काम क्या है कि जो भी फोर्सेज हैं उनको एक्स और वाई की फॉर्म में तोड़ो, जो कि मैंने तुम्हें डेरिवेशंस के अंदर पढ़ाया था। डेरिवेशन यदि तुम्हें आती है, तुम कोई भी क्वेश्चन पॉलीगन का कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी फोर्स एक्स में लग रही है मत छेड़ो, चाहे पॉजिटिव में लगे चाहे नेगेटिव में लगे, चाहे वाई में ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी लगे, को नहीं छेड़ना है। लेकिन यदि एक्स और वाई के अलावा किसी थर्ड एक्सिस पर लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा? बोलो, कंपोनेंट में तोड़ोगे, ठीक है। अब सुनो, यदि तुम्हारे पास फोर्स एक्स में लग रही है तो इसको छेड़ने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, छोड़ दो इसको। समझ में आ गया? अब सुनो, सिंपल कंपोनेंट वाला मैं मेथड यूज करूंगा। देखो अब ये जो 2P है, इस 2P को क्या करोगे? ना ये x में है ना ही ये y में है, तो इसका इफेक्ट x में भी पड़ेगा y पे भी पड़ेगा, जो मैं तुम्हें कंपोनेंट में पढ़ाया था। तो अब क्या करो, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो क्या होगा कि एक ऊपर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। देखना, ये याद रखना कि यदि जिस फोर्स का एरो हेड बाहर की तरफ तो उसके कंपोनेंट का भी एरो बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब मेन फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो जो इसी के तो पार्ट टूटे हुए ये, तो इनका डायरेक्शन भी कहां होगा? बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका क्या होगा? 2P, इसके लिए भी 2P, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके लिए कॉस, दूसरे के लिए साइन। सिंपल, जितना एंगल बनेगा उस एंगल को साथ में लिख लो। समझ में आया नहीं आया? अब तुम क्या करो, इस फोर्स को भूल जाओ। भूल जाओ, कट का मतलब यह है कि तुम इस फोर्स को भूल जाओ। अब हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। अब देखो, इस वाले एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स है क्या? नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो 4√3P, यहां पर देखो ना ये एक्स में है ना ही ये वाई में है, तो क्या करोगे? कंपोनेंट में तोड़ोगे। तो तोड़ो, क्या क्या टूटेगा? एक ये टूटेगा और दूसरा यहां पर। क्यों? क्योंकि इसका एरोहेड बाहर है, इसलिए इसका एरोहेड भी बाहर की तरफ। बाहर कौन सा? पॉइंट के डायरेक्शन, जो पॉइंट है पॉइंट से बाहर की तरफ। और ये बात याद रखना, रिजल्टेंट हमेशा फोर्सेज के बीच में ही लाइक करेगा। हम चाहते तो इसको नीचे कर सकते थे लेकिन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में ही लाइक करेगा। ये बात भी क्लियर हो गई? तो सुनो, 4√3 इसके साथ लिखोगे, 4√3 इसके साथ लिखोगे। पीबी है तो पीबी लिखो, पी लिख दिया। जिसके साथ एंगल बनेगा उसको कॉस, दूसरे को साइन। एंगल कितना? 30 डिग्री, तो दोनों के साथ 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब इसको तोड़ो, 5√2 को तोड़ोगे तो दोनों के साथ टूटेगा। एरोहेड बाहर, सिंपल मैंने बाहर बना दिया। कितना आएगा? 5√2, 5√2।
जिसके साथ एंगल बना है cos 45 डिग्री, दिस इज द sin 45 डिग्री। था क्या? कुछ नहीं था ना। अब क्या करोगे? सिंपल, देखो सिंपल क्या, मैंने आपको पॉलीगन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, r इक्वल्स टू समेशन f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिखवाया ना। और क्या लिखवाया है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन f ऑफ y डिवाइड बाय समेशन f ऑफ x, यही लिखवाया ना। हाँ भरो, ये लिखवाया। तो देखो यहां पर यदि मेरे को x और y मिल जाए, समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, सारी फोर्सेज का टोटल सम। यदि समेशन f ऑफ x और समेशन f ऑफ y मिल जाए तो क्या तुम यहां से r और अल्फा फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, समेशन f ऑफ x और समेशन f ऑफ y को निकालना। ठीक है, तो यहां से हम लोग समेशन f ऑफ x निकालते हैं। x मतलब टोटल फोर्स, x एक्सिस में कितनी है। तुम लोग को पता है कि राइट हैंड साइड में x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो देखो जिसका एरो हेड राइट हैंड साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में आ रहा है तो नेगेटिव। तो देखो क्या क्या हुआ, बाहर की तरफ है P, कोई सा भी पहले लिख लो कोई सा भी बाद लिख लो, आंसर सेम रहेगा। P इधर क्या है, प्लस का 2p cos 60 डिग्री, राइट में केवल दो ही फोर्स हैं, दोनों पॉजिटिव, ये दोनों कैसी हैं, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है एरो हेड। तो कितना हुआ, माइनस का 4√3p cos 30 डिग्री माइनस का 5√2 cos 45 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों कैसी वैल्यू हो गई आपके पास, नेगेटिव की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब हम लोग एक बार समीशन y लिख लेते हैं। y क्या हुआ, ऊपर की तरफ वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो लिखो 2p sin 60 डिग्री प्लस 4√3p sin 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू कैसी हो गई आपके पास, पॉजिटिव। ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ है ये दोनों, तो कैसा, y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कैसी वैल्यू हो गई आपके पास, नेगेटिव हो गई। तो लिखो, एक तो क्या हो गया 5√2, सॉरी यहां पर 5√2, यहां पर क्या आएगा साइन, साइन 45 डिग्री। इसको मैं फिगर को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखो कितना हुआ, एक तो दोनों वैल्यू हो गई पॉजिटिव की, नेगेटिव में क्या, एक ये बचा और एक ये बचा, ये तो इस वाले फोर्स के लिए है, ठीक है, ये इस फोर्स के लिए है। तो कितना हुआ 5√2 साइन 45 डिग्री माइनस का 3p। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो। यदि एंट्रेंस में है तो तुम्हें पता है cos 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से वैल्यू निकालो, इस तरीके से भी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यूज बचती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं पेपर के अंदर वैल्यू आपके पास पेपर में मिलेगा कि उसकी वैल्यू आपको ये कंसीडर करनी है, आप कंसीडर कीजिए और वहां से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं, करो तुम लोग भी वैल्यू निकालो, कितना बचा यहां से, यहां से 5√2p नहीं है क्या, इसमें चेक करना है एक बार, x में 5√2, ये रहा 5√2p है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे p भी आएगा आपके पास, क्योंकि तभी सब में से p कॉमन हो सकता है। तो ये क्या हो गया 5√2p, तो ये 5√2p। चलिए कितना बचा यहाँ से, p सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा 2, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, या फिर हम लोग पुट कर देंगे डायरेक्टली वैल्यू, cos 60 माइनस 4√3 cos 30 डिग्री माइनस 5√2 cos 45 डिग्री इंटू p। तो करो 1 प्लस 2 cos 60 माइनस 4√3, सॉरी मैंने रेडियन में लिया हुआ है कैलकुलेटर, ये चेक कर लेना कि रेडियन में है या फिर डिग्री में, आंसर अदरवाइज गलत आएगा आपका, एंगल को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहां से कितना हुआ,
1 प्लस तो इसकी वैल्यू निकालिए 1 प्लस 2 cos 60 की वैल्यू वो चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। इसमें रेडियन में ही वैल्यू आ रही है, तो कोई फॉल्ट है इसमें। हम इसको चेक करते हैं एक बार। कन्वर्ट नहीं हो रहा है बार बार करने के बावजूद भी। एक बार इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए, मैं दूसरा कैलकुलेटर लेके आता हूँ। क्लास 2 निकली इसकी वैल्यू। तो एक बार फिर कर लेते हैं। अब एक बार अब मिल गया है दूसरा कैलकुलेटर हम लोग को। तो अब हम लोग कर लेते हैं 1 प्लस 2 cos 60 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 4√3 cos 30 डिग्री माइनस 5√2 cos 45 डिग्री। ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 और ये लास्ट का p बच गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9p। ठीक है, तो अब यहां से इसके अंदर भी आप लोग सिमिलरली क्या कर लीजिए, p कॉमन ले लीजिए। बाकी इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, 2 sin 60 प्लस 4√3 sin 30 माइनस 5√2 sin 45 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, ये बच गया आपके पास माइनस का 2.80 बच रहा है, 2.80। ठीक है, ये इतना पी आ गया। ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक माइनस का 9p आ गया और दूसरा माइनस का 2.8p आ गया। 2.8038 आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो वैल्यू आई माइनस का 2.80, तो देखो वैसे तो हमें 3 डायमेंशन लेना चाहिए, लेकिन 80 जो है, 0 की वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया। यदि ये 5 के आसपास होता तो हम लोग इस वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास समेशन x आ गया, समेशन y आ गया। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से r निकाल सकते हैं। तो सुनो, r निकालने के लिए क्या करोगे, समेशन f ऑफ x मतलब माइनस का 9p का होल स्क्वायर प्लस
y कितना है आपके पास, माइनस का 2.8 p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कितना हुआ, ये तो 81 p स्क्वायर हो गया और माइनस का 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8 कितना हो गया, 7.84 7.84 पी स्क्वायर हो गया। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर लेना, ये प्लस का बचेगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, तो कितना हुआ यहाँ से 81 रूट के अंदर ले लेते हैं, 81 प्लस 7.84 इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू बचती है हमारे पास वो बचती है r इक्वल्स टू 9.425। ये देखो ये जीरो से बड़ा था इसलिए मैंने ले लिया इसको। ठीक है, तो 9.425 इतना न्यूटन हमारे पास क्या बचता है, r की वैल्यू बचती है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहां से अल्फा निकालिएगा। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी, यहां से हम लोग काउंट करते हैं। बिल्कुल इसका आंसर यही आ रहा है, इसमें 9.42 दे रखा है हमने, 9.425 तक निकाल लिया। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे पी और बचेगा, पी हम लोगों ने छोड़ दिया, तो इतना क्या बचा, इतना न्यूटन वैल्यू बच गया, क्योंकि सारा फोर्स हमारे पास न्यूटन के अंदर ही हमारे पास गिवन था। ये देखिए यहाँ पे न्यूटन में है, किसमें गिवन है, नहीं गिवन है तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे न्यूटन भी मत लिखिए, बस इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखिए, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ी जाती हैं। ठीक है, अब सुनो, अब यदि हमें अल्फा निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट करते हैं, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। तो देखो कितना हुआ, इस tan इनवर्स को या तो इधर लेकर आ जाओ, तो ये कितना हो गया, tan अल्फा इक्वल्स टू, या फिर इसको डायरेक्टली रखना भी चाहते हो तो रख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होगा। कितना बचा समीशन आपको, y कितना आपके पास, माइनस का 2.8। देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पर यदि हो सकता है यहाँ तो ठीक है, दोनों नेगेटिव वैल्यू है। यदि तुम्हारे पास एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, कोई सा भी केस हो, तुम डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव साइन नहीं लोगे, जो मैग्नीट्यूड हो तुम केवल उतने को ही लोगे। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा क्या लॉजिक है, अभी बस सुनो। तो कितना हो गया, 2.8 डिवाइड बाई 9, तो यहां से निकालिए इसकी वैल्यू कितनी बची, tan इनवर्स 2.8 डिवाइड बाई 9, इसकी वैल्यू जो बचती है अल्फा इक्वल टू, वो आ गया 17.281। ठीक है, तो इतना डिग्री हमारे पास ये क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। आप सुनो, इसका मतलब मैं पता है क्या बताना चाहता हूं तुम्हें, देखो भाई मेरे, यहां पर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, ये कितना हो गया, माइनस का 9p, सुन के चलना खास तौर पर, माइनस का 9 मतलब कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 9p, क्योंकि एरो हेड के अंदर नेगेटिव साइन आ चुका है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, माइनस का 2.8p, मतलब कि माइनस इसके अंदर आ चुका है, ये कितना बचा 2.8p। अब देखो रिजल्टेंट जो लाई करेगा वो केवल इन दोनों फोर्स के बीच में ही लाई करेगा, सबको पता है ये बात तो, और कितने डिग्री पर लाई करेगा वो क्या बताएगा, आपका डायरेक्शन। इसलिए डायरेक्शन जो होगा, चाहे ये पॉजिटिव में लाई करता, हो सकता है कि ये इस तरीके से लाई करता, तब भी डायरेक्शन तो वही रहता। समझे, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इस फोर्स के साथ एंगल, तो माइनस का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जब भी तुम डायरेक्शन निकालोगे तो नेगेटिव साइन नहीं लोगे। ठीक है, तुम उसको डायरेक्टली सॉल्व करो कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 17.281। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x के साथ एंगल बनाता है, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि डेरिवेशन में हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई आपके पास, 17.281। ठीक है, तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, खासतौर पर एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर 4 फिगर दे सकता है, चारों फिगर में से बोल सकता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा फिगर सही है। मतलब क्या हुआ, फिगर के अंदर तुमसे मैग्नीट्यूड भी निकलवा लिया, डायरेक्शन भी निकलवा लिया, और पूछ भी लिया कि जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा। समझे नहीं समझे, यदि तुमसे पूछता ओनली मैग्नीट्यूड तो तुम ये निकाल दो,
यदि डायरेक्शन पूछता है तो ये निकाल दो, और पूछता है कि डायग्राम बनाओ तो डायग्राम में तुम ये चीज को याद रखना कि तुम कैसे करोगे। सब्जेक्टिव पेपर में भाई मेरे तुम ये सारा कुछ करके आओगे, इवन की ये भी बना कर आओगे, ठीक है, तब जाके तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 10 नंबर में से किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6 नंबर मिलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। 10 चाहिए तो सारा काम तुम्हें कर कर आना होगा, ठीक है। कोशिश करना कि जो भी तुम डायग्राम बनाओ उसको पेंसिल से बनाना, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पॉलीगन का। चलिए लिखिए क्वेश्चन अगला। लिखो अ पार्टिकल is acted a particle is acted upon by the following force, by the following forces, ठीक है। पहली कंडीशन है इसमें 20 न्यूटन, लिखते रहना साथ में, 20 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सेकेंड कंडीशन है 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। थर्ड कंडीशन है 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। फोर्थ कंडीशन है 36 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन में पूछा जो है आपसे, वो पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज नोट भी कर लो, ये तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो बोलना चाहता हूँ, चलो मैं लास्ट में बताता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सुनो। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है इज एक्टेड अपॉन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस, उस पार्टिकल के ऊपर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज जो हैं वो लग रही हैं। और कितनी फोर्स है यहाँ पर, 1 2 3 4, मतलब जो फोर्स लग रही है वो कितनी फोर्स लग रही है आपके पास, 4 फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। तो इन चारों फोर्सेज का सबसे पहले आप क्या बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, इसमें क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। और याद रखना कि मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में ही आते हैं, ठीक है। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इवन के सेशन में भी यही होता है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले जब भी तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो तुम क्या करोगे, तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे, मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, बना लिए। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, डायरेक्शंस कितनी पढ़ाई है मैंने आपको, 10, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4, 4 इनके बीच में हो गई 8, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल का है। हमारे पास 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल में कितनी डायरेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, 8। तो 8 डायरेक्शंस को दिमाग में रखना। दूसरी चीज, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ। 8 डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 1 2 3 4। अच्छा सुनो, अब सुनो कि ये जो तुम्हारे पास जो होता है, ये क्या बचा, साउथ ईस्ट बचा, ये क्या बचा, नॉर्थ ईस्ट बचा,
ये क्या बचा, नॉर्थ वेस्ट बचा, और ये क्या बचा, साउथ वेस्ट बचा। ये बचा ना। सुनो, यदि तुम्हारे पास ये बीच वाली जो फोर्स आती हैं, चार के अलावा ये जो चार फोर्स आती हैं, याद रखना ये हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं, याद रखना। याद रखोगे, क्या बोला कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये हमेशा 45 डिग्री, मतलब पूरा कितना है 90, 45 यहां से 45 यहां से, हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो अब सुनो, अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल में करते हैं, क्या बोलता है न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर आप क्या बनाइएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। अब ये बोल रहा है 20 न्यूटन इंक्लाइन 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको लिखना ही पड़ेगा क्या, चलो लिख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो 20 न्यूटन इंक्लाइन 30 डिग्री टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कौन सा बताओ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कौन सा, नॉर्थ और ईस्ट की ये बात कर रहा है, पक्का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। एक बात याद रखना, जिसके साथ ऑफ होता है, यदि तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग है तो ठीक है, नहीं है तो बस समझ के चलो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जो मतलब ये क्या हुआ कि ईस्ट का जो नॉर्थ है उसके साथ जो एंगल है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। मतलब क्या है कि ऑफ के बाद जो वाली जो टर्म है उसके साथ ये एंगल बनेगा, याद रख लो। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखो कि जो एंगल होगा 30 डिग्री वो इसके साथ बनेगा। बच्चे इसको नॉर्थ के साथ बना देते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 20 न्यूटन। यदि इसमें गिवन होता पुश और पुल है, ये पुश है, ये वाली पुल है, ये पुश है, ये भी पुश है, तो हम लोग उसको इस हिसाब से लेते। यदि तुम्हारे पास पुश और पुल गिवन नहीं है तो चाहो तो सबको पुश मान लो, मतलब सबको तुम बाहर की तरफ एरोहेड मान लो, चाहो तो सबका एरोहेड अंदर मान लो, लेकिन मिक्सअप मत करना, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पुश पुल गिवन है तब तो तुम्हें वही कंडीशन लेना है, यदि कंडीशन नहीं गिवन है तो चाहो तो तुम सबको पुश मान लो, चाहे तुम सबको पुल मान लो। ठीक है, तो देखो 20 न्यूटन कितने डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 25 न्यूटन। अगला क्या बोल रहा है, 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट हमारे पास है ये वाला, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर में कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 30, कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया सीधा 30 न्यूटन, और कितने डिग्री पे लगेगा, 45 यहाँ से, 45 यहाँ से, तुम कोई सा भी 45 यूज कर लो, लेकिन मैं एक्स एक्सिस का लेकर चलता हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी होता है, तुम्हारे लिए जो इजी हो वो कर लो, आंसर सेम आएगा। अगला क्या है, 36 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ऑफ वाला केस है, मतलब बाद वाले के साथ एंगल बनाना है। ठीक है, तो 36 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट कौन सा, ये वाला, यहां पर एंगल किसके साथ बनेगा, वेस्ट के साथ। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 36 न्यूटन, और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि वेस्ट के साथ बन रहा है। ठीक है, ओके। अब इसको क्या कीजिएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ARESULTANT। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और रिजल्टेंट फोर्स आप तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इसको x और y में चेंज कीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको r का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है, अंडर रूट ऑफ समेशन f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y का होल स्क्वायर, और अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन f ऑफ y डिवाइड बाय समेशन f ऑफ x। तो यहां से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, समेशन f ऑफ x निकालना, तो निकालो x। देखो यहां पर कोई फोर्स है, नहीं है, इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, रीजन आपको भी पता है, तोड़ो, कितना हुआ 20 cos 30 डिग्री, और ये कितना हो गया 20 sin 30 डिग्री। रीजन पता है ना, जिसके साथ एंगल बनेगा उसको cos लिखेंगे। अब देखो 25 न्यूटन है, इसको तोड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जो x और y में उसको छोड़ दो। उसके बाद 30 न्यूटन को तोड़ोगे तो एक ये टूटा और एक ये टूटा, तो देखो जिसके साथ एंगल बनेगा उसको cos लिखोगे, तो कितना हुआ 30 cos 45 डिग्री, और ये क्या हो गया 30 sin 45 डिग्री। देखो आंसर में फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो कोई सा भी ले लो आंसर सेम आता है, इसलिए बोलता हूँ चाहे एंगल इससे ले लो चाहे एंगल इससे ले लो, बात सेम पड़ेगी। अब सुनो, यहां पर इसको तोड़ोगे,
36 को तो क्या टूटा, एक ये टूटा और एक ये टूटा, तो ये कितना हो गया 36 cos 60 डिग्री और ये क्या हुआ 36 sin 60 डिग्री। ठीक है, और कोई फोर्स तो नहीं बचा, ये साउथ में है, साउथ में कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से समेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। कितना निकला देखो, राइट हैंड साइड में 20 cos 30 डिग्री माइनस की दो वैल्यू है क्या क्या, माइनस का 30 cos 45 डिग्री माइनस का 36 cos 60 डिग्री, दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, एक्स में केवल यही फोर्स है, वाई में निकालो, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितनी फोर्स, 1 2 3, तो कितना हो गया 25 प्लस का 20 साइन 30 डिग्री प्लस 30 साइन 45 डिग्री माइनस का ये नीचे की तरफ है तो 36 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तुम भी निकालो, 20 cos 30 माइनस 30 cos 45 माइनस 36 cos 60, ये जो वैल्यू बचती है यार ये माइनस का 21.892, कोशिश न्यूटन में है सारी फोर्सेज, किसमें गिवन है, ये न्यूटन में गिवन है, हमने न्यूटन में ले लिया, नहीं होती किसी भी यूनिट में तो हम छोड़ देते। कितना बचा अगला 25, या फिर चाहो तो यूनिट भी लिख सकते हो लास्ट में, 25 प्लस 20 साइन 30 प्लस 30 साइन 45 माइनस 36 साइन 60, इसकी वैल्यू जो बचती है वो आती है आपके पास 25.036, इतना न्यूटन वैल्यू आती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को यूज करके आप क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी बचेगी, रूट ऑफ -21.892 का होल स्क्वायर, चाहो तो यहाँ पे माइनस छोड़ दो लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है, वैल्यू पॉजिटिव हो जानी है। कितना 25.036 का होल स्क्वायर, कितना बचा देखो, रूट, अक्सर है ना आप लोग गलती क्या कर देते हैं कि रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर देते हैं और ब्रैकेट केवल आप एक लगाते हैं, तो याद रखना डबल ब्रैकेट लगता है स्टार्टिंग में। 21.892 का स्क्वायर, आप लोग मेरी बात समझ गए ना, एक ब्रैकेट इसके लिए और एक ब्रैकेट पूरी वैल्यू के लिए, क्योंकि पूरी वैल्यू का सम भी होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस ब्रैकेट 25.036 का स्क्वायर, फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसका टोटल वैल्यू जो आता है वो आया 33.257। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारी वैल्यू सही आई है। इसका जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यू है वो 34 है, इसमें 50 न्यूटन नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, हमारा क्वेश्चन ये है 33.25। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर यही आ रहा है। ठीक है, इसमें यही आ रहा है, तो हमारे पास आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आर की वैल्यू आ गई, अल्फा यदि आप लोग निकालेंगे तो यहां से देखो, सबसे पहले यदि आप लोग इसका डायग्राम बनाना चाहोगे तो डायग्राम क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, एक्स की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, और नेगेटिव में वैल्यू कितनी 21.892 और y की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, तो मुझे ये नीचे लेना पड़ेगा, x की वैल्यू कैसी 21.892 और y की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितनी वैल्यू है 25.036 न्यूटन। ठीक है, अब देखो जो रिजल्टेंट जो लाई करेगा वो कहां पे लाई करेगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं आपको बोल रहा था ना कि एक लाइन और लिखवाना चाहता हूं, मैं वही लिखवाना चाहता हूं कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप इन दोनों वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों,
फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि मैं खींचू तो ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड नीचे, फोर्थ साइड में। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकल गई वैल्यू इसके थ्रू। अल्फा निकालो डायरेक्शन निकालने के लिए, तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y कितना है आपका 25.036, 25.036 डिवाइड बाई x कितना, माइनस यूज नहीं करते हैं 892, तो करो यहां से वैल्यू आ गई, यहां से शिफ्ट के साथ 10 लोगे tan इनवर्स आ जाएगा ब्रैकेट 25.036 डिवाइड बाय 21.892 ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू आ गई 48.832 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट होगा वो x के साथ कितने डिग्री पर, लगभग 50 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी, लाई करेगी। 45 सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं, सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा ले लिए, और ये जो अल्फा बचा, ये अल्फा कितना है आपके पास 48.832 डिग्री आया। समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक ये मैग्नीट्यूड, और हमारे पास डायरेक्शन। बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि रिजल्टेंट आपके पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है मेरे भाई, पक्का। अब देखो यहां पर हम लोग जो एंगल निकालते हैं वो एक्स के साथ निकालते हैं। यदि वाई के साथ पूछता है तो क्या करोगे, 90 में से माइनस कर देना, वो एंगल वाई के साथ आ जाएगा। ठीक है, ओके। यदि कहीं पे लिखता है, यदि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब यही है। यदि यदि कहीं पे पूछा है आपको कि y के साथ बताइए, तो y के साथ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ निकालो और फिर उसको 90 में से माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास एंगल किसके साथ आ जाएगा, y के साथ। जैसे हमारे पास अभी जो एंगल आया है 48.832, तो इसको तुम यदि 90 में से माइनस कर दोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा, y के साथ। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दिस इज द लैमिस थ्योरम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। और याद रखना कि सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन इसके लैमिस थ्योरम के आते ही आते हैं, याद रखना, आते ही आते हैं। ठीक है, 10 नंबर की डेरिवेशन। देखो रियल में तरीका क्या होता है, यदि आपके पास लैमिस थ्योरम की डेरिवेशन है तो पॉलीगन के न्यूमेरिकल्स होंगे, यदि पॉलीगन की यदि आपको डेरिवेशन पूछा है तो लैमिस थ्योरम का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक लैमिस थ्योरम के ऊपर चलते हैं, उसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे लैमिस थ्योरम के ऊपर। इस पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़कर आए हो ना, तो लैमिस थ्योरम में याद होगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या निकालना होता है, F1 F2 F3, 3 फोर्स होती है, उन 3 फोर्स की वैल्यू ही निकालना होता है। ये बात याद रखना। लैमिस थ्योरम सबसे इजी टॉपिक है, ये समझ लो। क्वेश्चन लिखो, अ वेट ऑफ 240 न्यूटन इज कनेक्टेड बाय विद टू रोप्स, रस्सियां, ROPES है, टू रोप्स and carried by 2 person. Two persons. If the inclination of the ropes with vertical is 60 degree and 30 degree respectively. Find the tension in each rope. Find the tension in each rope.
क्लास के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिख लिए इसको। अब देखो, अ वेट ऑफ 240 न्यूटन, याद रखना वेट हमेशा कहाँ लाई करता है, डाउनवर्ड। चाहे इस मार्कर को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, हर क्लास में एक बार मैं जरूर बता देता हूँ, वेट की बात कहीं पे भी आती है तो याद रखना सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो देखो क्या बोल रहा है, अ वेट ऑफ 240 न्यूटन इज कनेक्टेड विद टू रोप्स। ठीक है, दो रस्सियों से जुड़ा हुआ है, लाइक ये वजन है कोई भी, इसको हम लोगों ने दो रस्सी से बांध दिया। ठीक है, कैरिड बाई टू पर्सन, दो आदमियों ने पकड़ा हुआ है उसको। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द टू रोप विद द वर्टिकल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आप देखो, मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट कितना गिवन है आपके पास, 240। मान लो कि 240, और इसको दो आदमी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, दो आदमी ने पकड़ा हुआ, इसने बोला हुआ कैरिड बाय टू पर्सन। इफ द इंक्लिनेशन विद द रोप्स, जो रस्सियां हैं, जो रस्सियां हैं आपके पास, ये एक ये है, R1 ये है और R2 ये है, रस्सियां हैं। ठीक है, रोप के लिए मैंने R दिखा दिया। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रोप विद द वर्टिकल इज 60 एंड 30 डिग्री, मतलब क्या है कि जो आपकी जो पहली रस्सी है वो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो दूसरी है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। 60 है, मतलब थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं इसको, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। दूसरा जो बना रही है वो कितना, 30 डिग्री का बना रही है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एंगल ये वाला लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो याद रखना अच्छे से, इसकी डेफिनेशन पढ़ना कि एंगल आपको वर्टिकल के साथ बोला है या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ बोला है। तो मतलब देखा जाए तो सीधा सीधा मैं क्या बोलना चाहता हूं इस फिगर के अंदर, कि 240 आपके पास नीचे की तरफ आ गया, ये आपके पास क्या होगा, देखो अब आपको मैंने टेंशन पढ़ाया हुआ है, थ्योरी में मैंने टेंशन पढ़ाया था। टेंशन का मतलब क्या होता है, यदि तुम इसको इधर की तरफ खींचोगे तो टेंशन हमेशा बॉडी की पोजीशन को रजिस्ट करता है। यदि तुम्हारा लोड 240 न्यूटन यदि नीचे की तरफ लगेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। मतलब कि मैं R1 को यहाँ पर रियल में T2 बोलना चाहता हूँ। T2 का मतलब क्या होता है, टेंशन। यहाँ पर हम किसी भी न्यूमेरिकल में R1 R2 नहीं दिखाते हैं, हमारे पास तरीका होता है T1 T2 दिखाने का, मतलब टेंशन दिखाने का। ठीक है, टेंशन क्या शो करता है, हमारी फोर्स का अपोजिशन। ठीक है, कि आपके पास 240 नीचे की तरफ लगेगा, ये रस्सी ऐसे है, ऐसे है, लोड नीचे की तरफ खींचेगा, ये रस्सी क्या करेंगी, ऊपर की तरफ। तुम जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रस्सी के अंदर खिंचाव उतना ही आएगा, और खिंचाव कहां पर, ऊपर की तरफ। तुम इसको नीचे की तरफ खींचोगे, रस्सी ऊपर की तरफ खींचेगी, इसलिए T2 ऊपर की तरफ। और T1 कहां, T1 आपके पास यहां पर। और वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना, ये एंगल बनाया इसने 60 डिग्री का, और इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, अब आपके पास देखो फोर्स कितनी कितनी बनी, 3, 1 2 3। टेंशन भी क्या होता है, फोर्स होता है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन ईच रोप। तो दोनों रस्सी के अंदर टेंशन निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। मतलब आपको T1 की वैल्यू निकालनी है और T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो लेमिचर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, या तो आप क्या कीजिए कि पहली फोर्स है उसके सामने वाले जो दो फोर्स हैं उनके बीच के एंगल से डिवाइड कर दीजिए। ये मतलब होता है, लेमिचर क्या बोलती है कि जो भी फोर्स आप यूज कीजिएगा, आप जो भी फोर्स यूज करोगे, उस फोर्स को छोड़कर बची हुई दो फोर्स के बीच के एंगल से क्या करोगे, साइन ऑफ एंगल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो देखो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब तुम ये T1 यूज करोगे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, T1 जब तुम यूज करोगे तो T1 के लिए हमारे पास इन दोनों फोर्स का बीच का एंगल चाहिए। समझ में आया मेरी बात, क्या बोलना चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास क्या है, 240 न्यूटन है। जब तुम T1 यूज करोगे तो T2 और 240 के बीच का एंगल चाहिए होगा, और ये एंगल कितना बचेगा, देखो एक लाइन के ऊपर एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 में से 30 डिग्री ये चला गया, तो ये एंगल कितना बचा, 150। तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, 150 डिग्री एंगल बच गया। ठीक है, सिमिलरली जब तुम T2 के लिए देखोगे तो T2 के लिए ये एंगल कितना बचा, खुद देखो, सिंपल ऐसे ही, ये एक लाइन है पूरी, पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री का एंगल ये हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा, बताओ, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री।
तो हम तो क्या बोल सकते हैं इसको 120 डिग्री। जब तुम 240 यूज करोगे तो इसके सामने एंगल कितना है 60 + 90 पूरा एंगल। क्यों? बस लॉजिक एक है, जब तुम T1 यूज करोगे तो बची हुई दो फोर्स का बीच का एंगल, जब तुम 240 यूज करोगे तो बची हुई दो फोर्स के बीच का एंगल। कोई सा भी पहले लिख लो, कोई सा भी बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां से कितना हुआ T1 बाय साइन 150 डिग्री, T2 बाई कितना लिखोगे T2 डिवाइड बाई ये कितना एंगल है साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, जब तुम 240 लिखोगे तो 240 डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ नहीं बचा भाई लेमिस थ्योरम में। ठीक है, तो यहां से देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी 1। तो कितना बचा T1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 240। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां से हम देखो राम इक्वल टू श्याम इक्वल टू मोहन, राम की जो वैल्यू है वो श्याम के बराबर है, श्याम की वैल्यू मोहन के बराबर है, तो मोहन और राम भी क्या होंगे बराबर में। राम की एज 10 साल है, श्याम की एज 10 साल है, मोहन की एज 10 साल है, तो मतलब क्या हुआ मोहन और राम भी बराबर हो गए। सिंपल। हम लोग क्या कर सकते हैं कि T1 अपॉन में साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 240 लिख सकता हूं, और दूसरी तरफ क्या लिख सकता हूं T2 इक्वल टू 240 सॉरी T2 डिवाइड बाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 240। तो यहां से यदि आपको T1 चाहिए तो T1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो करो, कितना बचा 240 मल्टीप्लाई बाई साइन 150 डिग्री, 150 है ना, कितना बचा, इसकी वैल्यू आ गई T1 की 120 न्यूटन, फोर्स क्योंकि न्यूटन में गिवन था। इसकी वैल्यू निकालो तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 240 मल्टीप्लाई बाई साइन 120, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 207.846 इतना न्यूटन, 207.846 इतना न्यूटन आपके पास T1 और T2 की वैल्यू आ गई। था क्या लेमिस थ्योरम में कुछ? तो मतलब क्या है कि सिंपल आपको फॉर्मूले बेस्ड वैल्यू पुट करनी है और सीधा आप लेमिस थ्योरम का आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। क्लास समझ में आया? कोई दिक्कत है इस चीज में? चलो लेमिस थ्योरम का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। लिखो लिखो अ मशीन weighing 1.2 kilonewton is supported by two chains. By two chains attached to some point on the machine. One of their chain goes to the eye bolt. In the wall. In the wall and is inclined at 45 degree to the horizontal. And the other chain
goes to the hook in the ceiling and is inclined at 30 degree to the horizontal. Find the tension in the two chains. क्लास देखो, इस क्वेश्चन को नोट करो सबसे पहले और फिर इसको समझो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन की लंबाई से मत डरना। क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिखो और उसके बाद लिखो कि तुम्हें क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्लास देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, एक मशीन है, अ मशीन वेइंग 1.2 किलोन्यूटन। एक मशीन है जिसका वेट आपको गिवन है कितना है, 1.2 किलोन्यूटन। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मास गिवन होता है, तो याद रखना जब भी तुम किसी मास को वेट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल, यदि कोई भी एक बॉडी है जिसका मास गिवन है तुम्हारे पास 100 केजी, याद रखना वेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम किसी भी प्लेनेट पे रहते हैं, खासतौर पर यदि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो 9.8 होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो वेट में कन्वर्ट होगा। और हम लोग हमेशा वेट ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और फोर्स को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मास को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मास को वेट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब सुनो कि एक मशीन है जिसका वेट हमारे पास कितना गिवन है, weight of machine is equals to 1.2 किलोन्यूटन। ठीक है, अब सुनो, is supported by two chains, उसको दो चेन से खींचा गया है, attached to some point, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको बांध दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? लाइक कोई भी एक मशीन है और उस मशीन को खींच के बांध दिया गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया। मुझे नहीं पता कितने डिग्री के ऊपर है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, attached to some point on the machine, one of their chain goes to the eye bolt। देखो, बोल्ट और नट समझते हो क्या मतलब होता है, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, चाहे जिस भी ब्रांच के हो। सुनो, बोल्ट का मतलब क्या होता है, यदि हम कहीं पे भी नट और बोल्ट की बात करते हैं तो सुनो, ये जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग टाइट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नट और इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट। ठीक है, जैसे मैं बात करना चाहूं, तो ये वाला जो पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन होता है हमारे पास बोल्ट, जिसको हम लोग टाइट करते हैं, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं नट, जिसको हम लोग टाइट करते हैं, और ये जो लंबा वाला पोर्शन होता है स्क्रू, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट। तो याद रखना। तो उसी तरीके से ये जो बोल्ट है जिसके थ्रू हम लोगों ने चेन को टाइट किया है, इस चीज से मतलब नहीं है हम लोगों ने किस चीज से टाइट किया है। इवन की मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि आई बोल्ट एक टाइप का बोल्ट होता है जिससे डरने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। छोड़ दो इस वर्ड को, बस ये समझो कि इसको कहीं ना कहीं चेन को फंसाया गया है। ठीक है, ओके। Attached to some point on the machine, one of their chain goes to the eye bolt in the wall, दीवार के अंदर फंसाया गया है, and is inclined at 45 degree to the horizontal। भाई मेरी बात ये याद रखना कि जो मशीन है उसके अंदर जो एक है उसको फंसाया गया है कितने डिग्री पर, 45 डिग्री के ऊपर। समझे मेरी बात को? जो पहली जो चेन है उसको दीवार के साथ फंसाया गया है, बोल रहा है ये सीधा सीधा कि आई बोल्ट इन द वॉल and is inclined at 45 degree to the horizontal, और एंगल जो बन रहा है horizontal के साथ 45 डिग्री का। ओके, and the other chain goes to the hook in the ceiling। दूसरे को कहां पे फंसाया गया है, छत के अंदर फंसाया गया है। ठीक है, and is inclined at 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का ये हमारे पास क्या बना रही है, एंगल बना रही है टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ।
वर्टिकल बोला था पिछले क्वेश्चन में तो हमने वर्टिकल लिया था। टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द टेंशन इन टू चेन्स, मतलब क्या हुआ कि यदि ये मशीन का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है मेरे भाई, तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो चेन क्या करेगी, इसको रिएक्शन देगी, और रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेंशन। तो मतलब क्या हुआ, दिस इज द T1 एंड दिस इज द T2। तो आपको क्या करना है, T1 और T2 की पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं डायग्राम को। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज द वर्टिकल सरफेस, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया है। ये आपके पास क्या है, पहली चेन है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये कहां पे फिक्स है, वॉल के अंदर फिक्स है। दूसरा क्या है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये छत के अंदर फिक्स है, सीलिंग के अंदर फिक्स है, और ये 30 डिग्री का एंगल। और बॉडी का जो वेट है वो आपको कितना गिवन है, बॉडी का वेट आपको गिवन है 1.2 किलो न्यूटन। तो चाहो तो इसको न्यूटन में चेंज करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो किलो न्यूटन में आंसर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अब पिछले क्वेश्चन की तरह हमारा टारगेट क्या है कि टेंशन सबके अंदर पहले लिख लीजिए T1 T2। अब देखो इनके बीच का एंगल निकालो बची हुई फोर्सेज का। देखो इसके सामने कौन सा है, ये, तो हमें क्या चाहिए, एक एंगल ये वाला चाहिए। ठीक है, जब हम ये वाली फोर्स यूज करेंगे तो हमें एंगल कौन सा चाहिए होगा, ये वाला। और जब तुम ये वाली फोर्स यूज करोगे तो हमें एंगल चाहिएगा ये वाला। तो मतलब क्या है कि जो डबल लाइन वाले हैं इनका हमें एंगल चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो सुनो देखो कितनी रहेगी, 45 डिग्री हमारे पास ये है, ये वाला गिवन है। ये वाला जो एंगल है ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा एंगल जो हुआ ये कितना हो गया, 135 डिग्री। समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ वेट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 135। सिमिलरली यहां से देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये आपके पास कितना हुआ, 30 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल देखो कितना बचेगा, एक लाइन के ऊपर एंगल कितना, 180 डिग्री, एक लाइन पे एंगल कितना, 180 डिग्री, जिसमें से 30 डिग्री ये है, 45 डिग्री ये है। तो 180 में से 75 डिग्री माइनस कर दो, 180 में से 75 को माइनस करो, कितना, 105 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो डबल लाइन वाला है ये कितना हुआ, 105 डिग्री का आपका एंगल आ गया। समझे नहीं समझे, तो मतलब मैंने क्या कर दिया, डबल लाइन वाले सारे एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आप डायरेक्टली अब क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए T1 अपॉन T1। T1 के सामने क्या है, पूरा एंगल कितना, साइन 120 डिग्री। T2 के सामने क्या रखोगे, T2 के सामने एंगल हुआ साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री। और 1.2 के सामने क्या रखोगे, 1.2 किलो न्यूटन है, न्यूटन में चेंज करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो। तो कितना हुआ, डिवाइड बाई साइन 105 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से निकाल लो कितनी वैल्यू बची, T1 इक्वल्स टू, T1 चाहिए, इसकी कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि साइन 105 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कैलकुलेटर से। तो T1 की वैल्यू सिंपल पिछली बार की तरह क्या कर लें, साइन 120 इज इक्वल्स टू, अलग अलग लिख लो, 1.2 डिवाइड बाई साइन 105 डिग्री। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, T2 अपॉन साइन 135 इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड बाई साइन 105 डिग्री। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ, T1 की वैल्यू निकालो, निकालो तुम भी, कितना बचा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 डिग्री में, याद रखना पिछले क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी, 1.2 इंटू साइन 120 डिवाइड बाई साइन 105। मतलब कि जो मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया था उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी ना, तो इस चीज को याद रखिएगा कि आंसर तुम्हारा गलत ना आए। इतना न्यूटन बचा T1 का, कि आपका एंगल रेडियन में है या फिर डिग्री में है। यहां से T2 की वैल्यू निकालो, कितना बचा, 1.2 मल्टीप्लाई बाई साइन 135 डिवाइड बाई साइन 105, कितना बचा, 0.878
न्यूटन। ठीक है, अब देखो हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं। लेकिन अब देखो यदि तुम्हारे पास ये किस में आया है, ये क्या आया है, किलो न्यूटन में। यदि इसको क्या करना है, न्यूटन के अंदर चेंज करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन के अंदर, या फिर तुम चाहते हो न्यूटन में चेंज करने के लिए, तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि वी नो दैट 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, मतलब 10⁻³ न्यूटन। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 की वैल्यू कितनी, 1.075 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन, मतलब कितना हो गया, कर लो, डिवाइड बाय 1000, कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा, कितना बचा, 1075 न्यूटन। दूसरा T2 निकालोगे तो कितना हुआ, 0.878 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन बन गया। मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो कितना हुआ, सिंपल इसको 1000 लिखोगे, डेसिमल हटा के, कैंसिल आउट, कितना बचा, 878 न्यूटन। तो क्लास हमने आज इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पैरेललोग्राम के न्यूमेरिकल्स किए। पैरेललोग्राम में क्या बताया कि जहां पे दो फोर्सेज जहां पे भी दिखाई देंगे, आप क्या कीजिएगा, पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। उसके बाद पॉलीगन के अंदर मैंने क्या पढ़ाया आपको, जहां पर मोर देन 2 फोर्सेज होंगे वहां पर क्या पढ़ाएंगे, पॉलीगन पढ़ाएंगे। और जहां पर आपको 3 फोर्सेज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, लैमिस थ्योरम। और लैमिस थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एंगल निकाल लीजिए, यदि आप एंगल निकाल लेते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर। ओके।